नागरिक, आपको थोड़ा सा हम इंटरनेशनल मीडिया या खबरों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले डीआई खान में पुलिस चौकी के ऊपर एक खुदकुश धमाका हुआ है। उसमें 5 से ज्यादा पुलिस एहलकार अभी तक बताए जा रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं, जबकि 10 के करीब बताए जा रहे हैं कि वो जख्मी हो गए हैं। तो इंतहाई खौफनाक हालात हैं। दहशतगर्दी के हवाले से रोजाना कोई ना कोई वाकया कहीं ना कहीं हो जाता है और हुकूमत इसे कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम है। अब आ जाए आखिरी खबर की तरफ कि अमेरिकी तर्जुमान ने भी ये कह दिया है, व्हाइट हाउस की जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने पड़ेंगे, जबकि जो असल मुआहदा हुआ था ना पिछले साल जब ये बातचीत शुरू हुई थी, अक्टूबर 2025 में गालिबन ये मामला शुरू हुआ था, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में जो एक डील हो रही है, न्यूक्लियर डील, ये कोई एटम बम बनाने वाली डील नहीं है। इस डील का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तवानाई के हवाले से, ऐसी चीजों के हवाले से। तो जो न्यूक्लियर डील होने जा रही है उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इसको हम मशरूत कर रहे हैं, किसके साथ? इसको मशरूत कर रहे हैं कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे, इसके साथ हम इसको मशरूत करने जा रहे हैं। तो सऊदी अरब पे दबाव है, सऊदी अरब के जवाब का हम इंतजार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये उसके अंदर तस्वीर है, आप ये देख लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मशरिक़ वस्ता में हथियार बहुत बड़ी मिकदार में इकट्ठे कर लिए। अब हर तरफ पानियों में उनके हथियार हैं तैरते हुए, साथ में उनके फाइटर जेट्स हैं उन बहरी बेड़ों के ऊपर। तो पानियों पे उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद जो मिडल ईस्ट है, तमाम ममालिक के अंदर उन्होंने भारी हथियार पहुंचाए बहुत बड़े पैमाने पर। ये डार्क ईगल नाम का इनका मिसाइल है अमेरिका का, एक बड़ा जबरदस्त मिसाइल है, बहुत स्पीड के अंदर ये मूव करता है। 2775 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये बहुत तेज रफ्तार मिसाइल है, बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है, उम्दा हथियार है और बहुत खतरनाक है। ये एक मिसाइल की जो कीमत है वो लगभग $15 मिलियन है, यानी इतना महंगा हथियार है ये। इन हथियारों को मिडिल ईस्ट में मूव किया जाए, इसके लिए इजाजत तलब की गई है अमेरिका में, और अब ये हथियार भी अमेरिका में पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिए गए। इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी हो तो ये बहुत खतरनाक हथियार है। ईरान के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हर तरह के हथियार वहां पे इकट्ठे कर लिए गए। और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने लिखा कि द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, और कोई भी नहीं रोक सकता जो अब आने वाला है। तो ये एक धमकी है, जंग जैसा पोस्टर उसके साथ लगाया हुआ कि एक तूफान आ रहा है और कोई भी नहीं रोक सकता जो हम करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए कि जो जारहाना धमकियां वो लगातार लगा रहे हैं उसके साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि सालिस होने का दावेदार है कि हम इसमें सालिसी कर रहे हैं और दुनिया तारीफ भी कर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को भी एक शटअप कॉल देनी चाहिए कि जनाब आप मुंह बंद करेंगे तो हमको मुज़ाकरात कराएंगे ना। आप दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं, और जितनी देर हमने जंगबंदी करवाई आपने इतने बड़े पैमाने पर हथियार हमारे रीजन में पहुंचा दिए कि अब किसी को एतबार ही नहीं आ रहा कि ये हथियार जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, डरावे के लिए तो नहीं है। अगर ये हथियार चल जाते हैं जैसे कि पहले चले हैं और 2 मरतबा ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान भरोसा कैसे करेगा? तो सालसी करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये बात पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को बतानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, यहां पे एक और खबर है, और वो ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये दोनों का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ईरान इसके ऊपर अब क्या सोच रहा है। जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा और कहीं नहीं है। यानी उनको हम यहां डबो देंगे, उनकी जगह और कहीं नहीं है। यह स्टेटमेंट मैं यहां रोकता हूं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ईरानी गवर्नमेंट जो है या ईरानी फौज, उन्होंने जो इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया है, उनका यह कहना है कि हमारी इतनी जबरदस्त तैयारी है और हमारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। जिस वक्त भी लड़ाई होगी हम ये नाकाबंदी ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। नाकाबंदी का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी ईरान ने बहुत बड़ा इस पे एक ऐलान किया है और ये पूरी दुनिया के मीडिया में खबर छपी भी है। तो नाकाबंदी कैसे तोड़नी है, किस तरीके से अमेरिकी जहाजों को पीछे धकेलना है या उन पे हमला करना है, ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना दी है। अब मुश्तबा खामनेई कहते हैं
ये यौम खलीज फारस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। खलीज फारस का रोशन मुस्तकबिल अमेरिका से पाक होगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं होगा और यह कि आबनाए हुर्मुज के नए निजाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा जी हमारा जो यहाँ के खित्ते के मुल्क हैं, चाहे इस पानी के इधर है हमारी तरफ है या उधर सामने अरब ममालिक है, हमने इकट्ठे रहना है, हमारा एक मुस्तकबिल है और हमारी एक ही तकदीर है। लेकिन जो दूर से आए हुए अपने लालच के चक्कर में वो इन पानियों में डूब जाएंगे, उनका यहां पे कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें जो है मुस्तफा खामनई ने कहा और यह भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल संभाल कर खलीज फारस के खित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इस आबी गुजरगाह के इस्तेसाल को खत्म करेगा। ईरान ने वैसे अच्छा काबू कर लिया आबनाए हुर्मुज को, हालांकि ये पहले बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं था, चीजें बहुत नॉर्मल चल रही थी, अरब ममालिक इससे मुस्तफीद हो रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब ईरान के कंट्रोल में चला गया है तो उनके लिए भी ये पंगा पड़ गया। अब ईरान छोड़ता नहीं है उसको। अरब ममालिक ये कहते हैं हम यहां से अच्छी खासी तिजारत करते थे तो आपने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हम ईरान के मोहताज क्यों हो। अब भारत में उनके एक्टर्स भी गिरफ्तार हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान में ना जो बेचारा थोड़ा सा आगे निकल जाता है ना जिंदगी में, वो डर जाता है कि पता नहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी तो मेरे साथ ये कर देगी वो कर देगी, हुकूमत नाराज हो जाएगी तो मुझे घर भेज दिया जाएगा, मेरा काम मेरा रोजगार छीन लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत है रोजगार देने वाला और हम मुसलमानों का तो ये अकीदा भी है। लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार एक्टर्स हमें मिलते हैं, वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं जनाब हम ना पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, फौज बड़ी ज्यादती कर रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत जुल्म कर रही है। लेकिन हम बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। आप समझते हैं इस बात को, ये भरोसा नहीं है अपने रब पे उनको। अब इंडिया के अंदर जो अदाकार हैं उनको भरोसा है, वो ये मान के चलते हैं कि उनके फैसले जो है वो जमीनी खुदा नहीं कर सकते। वो आ रहे हैं, उनके एक्टर्स भी आ रहे हैं मैदान के अंदर, उनके हीरो हीरोइन भी आ रहे हैं मैदान के अंदर, वो वहां पे खड़े होकर एहतजाज भी कर रहे हैं, उनमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। अभी इंडिया में एक फिल्म आई थी धुरंधर, उसकी जो एक्ट्रेस है वो भी गिरफ्तार हुई है, उसके मनाजिर भी आए। तो लगातार एक्टर आ रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और अच्छे नाम पर एक्टर आ रहे हैं। सलमान खान से एक बयान दिलवाया गया, इसी सिलसिले में अपील करवाई गई उनसे कि जनाब मोदी जी ने एक्शन ले लिया है तो नौजवान अपने घरों को जाएं, फिक्र करें अपनी। और सोनम को उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल खत्म कर दो, मैं खाने के लिए कुछ भेज देता हूं। तो सलमान खान को इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से। कुछ लोग कंप्रोमाइज भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी बड़ी इज्जत में इजाफा होगा नौजवानों की नजर में, इंडियंस की नजर में, और उन्होंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, उन्होंने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया और वो नौजवानों के साथ खड़े हुए उस वक्त जब नौजवान अपने हक के लिए खड़े थे। नाज़रीन, अब आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और ये बहुत ही अहम है, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। बलूचिस्तान में एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जज साहब का कत्ल हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ। जज साहब का नाम है अब्दुल हकीम काकड़। जो मारंग बलोच की बहन है ना, उन्होंने इनके बारे में बड़ी डिटेल से एक ट्वीट भी लिखा, एक उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया इनके बारे में बड़ी तफसील में, नादिया बलोच साहबा ने। और कुछ लोग हैं उन्होंने भी इनके बारे में बताया। बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इनके बारे में लिख रहे हैं कि जो अब्दुल हकीम काकड़ साहब थे सेशन जज, ये इंतहाई बहादुर, निडर और इंसाफ पसंद जज थे। इन्होंने कभी जुल्म और ज्यादती का साथ नहीं दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जितना मर्जी दबाव डाला, हुकूमत की तरफ से जितना भी दबाव आया, इन्होंने हमेशा अपनी अदालत में इंसाफ किया और ये बरमला कहते रहे कि मैं इंसाफ ही करूंगा। तो ऐसे जजेस जो है वो ठंडी हवा का झोंका होते हैं। जज साहब के जराइम बहुत बड़े बड़े थे। जज साहब ने मारंग बलोच को और उनके साथियों को, गुलजादी बलोच वगैरह को, इन्होंने 3 मुकदमात में उन्हें जमानतें दी हैं जज साहब ने। इसके अलावा बीबर्क बलोच को एक मुकदमे में बरी भी किया है। तो इनके सामने जब भी मामला आते थे हकायक देखते थे, ये नहीं देखते थे इसके पीछे कौन है, दबाव कौन डाल रहा है। जितना मर्जी दबाव डालो, जज साहब इंसाफ के साथ फैसला करते थे और एक इंसाफ पसंद जज की आवाज बंद कर दी गई। एक ऐसा जज कत्ल हुआ जो इंसाफ करता था बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा था जिसपे पाकिस्तानी फख्र कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई शौक का दिन है। बलूचिस्तान की अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे नोटिस लेना चाहिए, इस पे तमाम बलूचिस्तान के वकला को आवाज उठानी चाहिए। अगर इस तरह के जजेस को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, नामालूम अफराद आएंगे उन पे गोली चलाएंगे, उनको मार देंगे, तो फिर बलूचिस्तान में इंसाफ कौन करेगा? फिर तो सारे कंप्रोमाइज्ड लोग रह जाएंगे, वो कंप्रोमाइज करते जाएंगे और आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। लिहाजा बलूचिस्तान के लोगों को सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ शहीद के लिए खड़े होना चाहिए और इनके नाम को जिंदा रखना चाहिए और जोर लगाना चाहिए इस बारे में कि इंसाफ हो। नाज़रीन, इंसाफ की हालत यह है कि इमरान खान का बेटा, इमरान खान कोई ऐसे गैर मकबूल आदमी तो नहीं है ना,
कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जिसे दुनिया नहीं जानती, उसके बारे में किसी को नहीं पता। पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं तो लोग इमरान खान को जानते हैं, आसिम मुनीर को नहीं जानते, शहबाज शरीफ को नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कौन लोग हैं, और किसी को भी नहीं जानते। लोग इमरान खान को जानते हैं। इमरान खान के बेटे ने एक दफा फिर अपील की है और उसने कहा जी मैं अपने बाप से बात करना चाहता हूं, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं। और आलमी बरादरी से उसने अपील की कि आलमी बरादरी इस नाइंसाफी से नजरें ना चुराए। नाइंसाफी के सामने खामोशी सिर्फ नाइंसाफी को तकवीयत देती है। बड़ा लंबा चौड़ा बयान उन्होंने दिया है। एक दफा फिर आलमी बरादरी से अपील की है कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस मामले में इंसाफ करवाया जाए और आलमी बरादरी अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। लेकिन इस वक्त जिनकी हुकूमत है ना, ये हमेशा हुकूमत में नहीं रहे, ये रिसीविंग एंड पे भी थे। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ ये ज़ेर-ए-ताब भी रहे, जरदारी ये भी ज़ेर-ए-ताब रहे, ANP ये भी ज़ेर-ए-ताब रही। फजल रहमान के अलावा हर आदमी ज़ेर-ए-ताब रहा मादी में। फजल रहमान साहब हमेशा से अच्छे हालात में रहे, उनके लिए कोई बुरे हालात कभी ज्यादा आए नहीं। तो बाकी लोग जो है बुरे हालात में रहे माजी में। जो रिसीविंग एंड पे थे उनको भी आज समझ नहीं आ रही, यानी उन्होंने अगर सबक नहीं सीखा जुल्म और बर्बरियत का सामना करने के बावजूद, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं सीखा। यानी बहुत बड़ी अपने आप को जमहूरी आवाज कहने वाले परवेज रशीद जो माजी में कहा करते थे कि मैं गलेल के साथ नहीं, मैं दलील के साथ हूं। यानी जो गलेल चलाएगा उसके साथ मैं नहीं हूं, मैं दलील वाले के साथ हूं। ये बात खुलकर कहते थे परवेज रशीद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज वही परवेज रशीद जस्टिफाई कर रहे थे सरकारी मीटिंग में बैठ के कि NCCIA की कार्रवाइयां जायज है। वहां पर उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है इनकी कार्रवाइयां जायज है। लेकिन जब से नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद साहिबा का मैंडेट चोरी किया है ना, नून लीग के जितने बड़े बड़े लोग हैं या नवाज शरीफ की अपनी जो किचन कैबिनेट है वो सारी की सारी इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो गई है। इखलाकी तौर पर इतनी गिरावट में चले गए हैं कि अब ये खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया अपने उसूलों का, इन्होंने अपने अपने जमीर को कत्ल कर दिया। क्योंकि वो इतनी बड़ी डकैती है जो नवाज शरीफ ने मारी है यास्मीन राशिद साहिबा की सीट के ऊपर, और जिस अंदाज में वो डकैती मारी गई है, नवाज शरीफ अगर अपने आप को शीशे में देखें तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर शर्म आती होती तो वो जहां पे लाशें गिर रही हैं वहां पे जाके एक अपने से बड़ी उम्र के बुजुर्ग को नचवा तो ना रहे होते ना। कैप्टन सफदर ने ख्वाहिश करके उन्होंने कहा बाबे नू नचा देना थोड़ा जा, ये ठुमके लवा। तो कैप्टन सफदर ने खुद भी 2 ठुमके लगाए, बाबे की लगवाए। भाई अगर अपनी मर्जी से बाबा जी नाच रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, स्टेज पे बुला के आप उसको नचवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप ये चाहते हैं एक अच्छी सी वीडियो बन जाए, और बंदे आप सारे इकट्ठे करके लेके गए हैं पंजाब से। पीपल्स पार्टी जैसे करती है, आजाद कश्मीर बंदे लेके जाते हैं बाहर से, कुछ वहां से इकट्ठे करते हैं, कुछ बाहर से लेके जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठे करते हैं, कुछ सरकारी मुलाजिम इकट्ठे करते हैं, अपना जलसा कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह जलसा करते हैं। अब सरकारी वसाइल ये इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद इनके जलसे जितने इन्होंने अभी तक पब्लिक के प्रोग्राम किए ना, उन सारे लोगों को भी इकट्ठा कर लेना और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर ले, इतने बंदे तो रावलाकोट में रोजाना आके बैठ जाते हैं, रोजाना आके उतने बंदे बैठ जाते हैं। आजाद कश्मीर की आवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है, रोजाना की बुनियाद पे मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन आप देखिएगा पाकिस्तान का जो मिलिट्री रिजीम है वो आजाद कश्मीर में एक जाली हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो आजाद कश्मीर के अवाम है। देखना यह है कि वो इसे कैसे रोकते हैं। हिजरत कामरान साहब है, इनकी बात जरूर करनी है मुझे। हिजरत कामरान बड़ा शानदार वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस नौयत का वर्कर एक एसेट होता है। PMLN के अंदर कुछ बड़े शानदार वर्कर हैं जिन्होंने हर दौर में कुर्बानी दी, हर दौर में मार खाई। वहीद गुल साहब एक हुआ करते थे, मुझे याद है, उन्होंने बहुत मार खाई थी, बहुत मार खाई थी। नवाज शरीफ साहब सारे लोग डील करके भाग के चले गए थे, उन्होंने बहुत मार खाई थी, मुझे याद है। ज़हीम कादरी ने बहुत मार खाई थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अब तो वो इंतकाल कर गए। लेकिन जब PMLN का अच्छा वक्त आया तो उनको छोड़ दिया ज़हीम कादरी को इन्होंने। तो इस तरह पीपल्स पार्टी में कुछ बड़े शानदार बड़े जबरदस्त वर्कर्स हुआ करते थे, अभी भी है। तो ये PTI का एक ऐसा नजरियाती वर्कर है जो हर तरह की कुर्बानी दे चुका है माजी में। हिजरत कामरान, इन्हें जनाब नौशेरा से कोहाट आते हुए अगवा कर लिया गया और कहां किया गया? खैबर पख्तूनख्वा में, जहां हुकूमत है सुहेल अफरीदी साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर है और वो खैबर पख्तूनख्वा का ही रहने वाला है हिजरत कामरान, और उसे खैबर पख्तूनख्वा से ही अगवा कर लिया जाता है, पता ही नहीं चलता वो कहां गया। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। वज़ीर आला को इसका नोटिस लेके फौरी तौर पे तमाम इदारों को वार्निंग देनी चाहिए कि हमें ये बंदा 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने फौरी तौर पे मुतीउल्लाह जान को बाजियाब करवाया था, 5 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब करवाया था मुतीउल्लाह जान को इमरान खान ने, तो क्या सुहेल अफरीदी नहीं करवा सकते?